कहा आपने, और ये बिल्कुल मुकेश, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये जो कुछ भी है, जितनी बार-बार जिस तरीके का फ़ोकस किया गया है प्राइवेट सेक्टर पे, और ऐसा लगता है जैसे कि उनके ज़रिए से अब ये जो मुझे लगता है ये एजुकेशन लोन वाला भी, जो इंडिया में पढ़ने विदेशों के लिए तो मिलता था बैंक से लोन, अब इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है इतने महँगे हैं, जो जैसे विदेश की एजुकेशन से भी महँगे हो गए हैं कुछ। तो बैंक अल्टीमेटली बैंक से लोन लेगा, जो पांडे जी ने कहा, तो बेचारा वापस कहाँ से करेगा? और इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, और कोई उसका लॉजिक नहीं है जितनी ज्यादा फीस है। प्राइवेट स्कूल से लेके कॉलेजेस तक हायर एजुकेशन तो बिल्कुल आउट ऑफ रीच है ऑर्डिनरी आदमी के लिए। तो ये सब चीजें, ये इसका क्या माने हैं मुकेश? देखिए शरद जी, दो चीजें हैं। एक तो आपने शिक्षा का प्रश्न उठाया और एक है बेरोजगारी का सवाल। मैं बेरोजगारी के सवाल पर वापस लौटता हूं, क्योंकि शिक्षा पे बात करने जाएंगे तो वो एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने सारे छेद हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। नीट का मामला हम देख ही रहे हैं, क्या क्या है हमारे शिक्षा व्यवस्था का हाल, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह से वो खेडेकर का मामला देख लीजिए, कैसे आईएएस चुने जा रहे हैं। ये एक दूसरा ही पूरा मसला है। लेकिन जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, ये सरकार बेरोजगारी है इस चीज को ही एक्सेप्ट करने से कतराती रही है। मतलब आप देखिए कि कितनी बेशर्मी से प्रधानमंत्री अभी एक आयोजन में कह रहे थे कि हमने पिछले 3-4 साल में ही 12 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं, और ये आंकड़े एसबीआई देता है आरबीआई के हवाले से। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी होती है, पूरी तरह से लोगों को झूठ परोसा जाता है। और ये जो स्थिति बेरोजगारी की बनी है, ये किस वजह से बनी है? ये इस बैकग्राउंड को भी देखिए आप कि सरकार के पास एक इकोनॉमी की जो समझ होनी चाहिए वही नदारत है। डिमोनेटाइजेशन किया, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए। इसके बाद जीएसटी जिस ढंग से लागू किया, उससे जो छोटे लघु और मझोले उद्योग थे उन पर बुरा असर पड़ा, और फिर कोरोना आ गया, उसने तबाही मचा दी। और सरकार की तरफ से इन तमाम उद्योग धंधों को किसी तरह की मदद नहीं मिली, जबकि ये असंगठित क्षेत्र जो है वहां पर हमारी 95% वर्क फोर्स काम करती है, वहां किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अब ये इस बजट में कहा गया कि हम उसको क्रेडिट में सपोर्ट करें। अरे भाई, क्रेडिट लेने की स्थिति में वो है ही नहीं, वो इस तरह तबाह हो चुकी है कि अब और कर्ज ले नहीं सकते हैं, चुकाएंगे कहां से? तो ये पूरी समझ का अभाव है। मुझे लगता है कि ये बजट चू-चू का मुरब्बा है। ये बेसिकली इधर का रोड़ा उधर का जोड़ जाकर एक बजट बना। आपने अगर बजट स्पीच सुनी हो, इतनी बोरिंग। मैं भी 30 साल से बजट देख रहा हूं, कवर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, पार्लियामेंट से कवर किया है, लेकिन ऐसा थका हुआ बजट, थके हुए ढंग से प्रस्तुति मैंने कभी नहीं देखी। मतलब आमतौर पर बजट भाषण 2 घंटे और उससे ज्यादा चलते हैं, ये 1 घंटे 20 मिनट में समाप्त हो गया, वो सारा समेट दिया गया, जबकि रेल बजट भी अब इसी में समाहित है। तो आप देखिए, अब ये जो बेरोजगारी है, आंकड़े हमारे सामने हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है आज की तारीख में। ये एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। सरकार ने 17-18 में जो बेरोजगारी की रिपोर्ट सरकारी एजेंसी ने दी थी, उसको दबा दिया था, उसके आंकड़े दबा दिए थे, क्योंकि 19 का चुनाव उसे लग रहा था कि इससे हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अभी भी यही हो रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी, आपको धोखे में रखना। अब इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, जैसा कि अनुपम जी ने भी बताया, सीधे सीधे कट पेस्ट कर दी गई। एक योजना जो एक पार्टी के घोषणा पत्र में थी, उसमें से आपने उठाकर अपने नाम लगाया, जो कि ये सरकार शुरू से करती आ रही है। जितनी योजनाएं हैं सब में अपना लेवल चिपकाकर नई योजना के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी नई सोच किसी भी योजना में हमें दिखी नहीं। यहाँ भी वही हो रहा है, और उसके लिए भी रास्ता ऐसा ढूंढा गया है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी न बने। तो एक मतलब आप 140 करोड़ के मुल्क को बेवकूफ बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार हम अभी पैदा कर देंगे।
जो आप पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, वो तुरंत करने की बात कर रहे हैं अप्रेंटिस के जरिए। और वो भी क्या, जो कांग्रेस का न्याय पत्र था, वो साल में 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप की बात हाँ। कर रहा था। इसमें 5,000 रुपए महीने की बात हो रही, 12-25-60, उसमें भी मतलब सरकार कटौती कर रही है। तो आप सरकार के सोच पर जाइए। सरकार बेरोजगारों की उसे कोई चिंता नहीं है। अगर इस चुनाव में ये बेरोजगारी मुद्दा न बना होता, तो ये योजना भी इस बजट में नहीं होती। क्योंकि ये मुद्दा बना, इस मुद्दे का असर हुआ और सीटें घटी, इसलिए इसका जिक्र जरूरी था। आप अभी, जैसा अनुपम ने भी कहा कि अभी इसके तो डिटेल भी हमारे पास नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या आंकड़ों का खेल किया गया है, कहां से बजट आएगा, कहां से पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट कहीं से आ ही नहीं रहा है, नए उद्योग धंधे लगेंगे नहीं तो रोजगार कहां से पैदा होंगे। जो पुराने उद्योग धंधे चौपट कर दिए हैं आपने अपनी घोषणाओं से, योजनाओं से, उनका क्या होगा, उनको कैसे जिंदा किया जाएगा। कोई इस सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई दर्शन नहीं है जिससे वो इस देश की इकोनॉमी को आगे ले जाए, उसमें रोजगार पैदा करने की एक गुंजाइश पैदा की जाए। ये जॉबलेस ग्रोथ जो हम लोग बार बार सुनते हैं जुमला, इससे बिल्कुल फिट होता है। ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो डिस्पैरिटी का सवाल उठाया अभी पांडे जी ने, बिल्कुल ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि 100 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ। मतलब अंग्रेज थे तब भी बेहतर स्थिति थी, आज उससे बदतर स्थिति हो गई। आज हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका के सबसे गरीब मुल्कों से भी बदतर स्थिति में रह रहा है, कुपोषण का शिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो हुई ही नहीं। शिक्षा पर खर्च कितना कर रहे हैं आप देख लीजिए, 1.57 के आसपास है वो। आप शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं कर रहे हैं, सोशल सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है आपके बजट में। पूरा गड़बड़ झाला है, धोखाधड़ी है, छलावा है ये बजट। इससे किसी तरह की उम्मीद पालना मेरे ख्याल से खुद को धोखे में रखना है।